गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का लेक्चर। लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। कॉलेज ने ऑनलाइन लेक्चर्स आपके लिए स्टार्ट किया है। डे बाय डे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होंगे आपके। आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का सबसे पहला पेपर पैटर्न। देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इकोनॉमिक्स का पेपर है 100 मार्क्स का, ड्यूरेशन है 3 आवर्स, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, फुल लेंथ क्वेश्चंस है 15 मार्क्स, ठीक है। उसमें ऑप्शन रहेगा आपको या तो ऊपर वाला आपको करना है, या तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 क्वेश्चन नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही रहेगा, सेम 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी और क्वेश्चन नंबर 5 में भी रहेगा ऑप्शन। बट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए बी थियोरी क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लास्ट में आएगा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स 6 रहेंगे, वो पूरे चैप्टर्स के रहेंगे। उसमें से आपको एनी 4 आंसर करना है, वो 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 15, क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 वो 20 मार्क्स का रहेगा। या तो आप थियोरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो या फिर शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करो। इज इट क्लियर? ये था पेपर पैटर्न। अब हम लोग इकोनॉमिक्स में मॉड्यूल की बात करें तो टोटल मॉड्यूल्स आपको 4 है। मॉड्यूल 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉड्यूल 2 एग्रीकल्चर्स ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड्स, जिसमें पूरे चैप्टर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेंगे, और मॉड्यूल 1 में जो रहेगा वो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा। मॉड्यूल 3 जो पूरा है इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर से रिलेटेड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, उसमें भी टोटल आपको 9 10 11 12 13 चैप्टर्स है, मतलब टोटल 1 2 3 5 चैप्टर्स है। मॉड्यूल 4 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट, उसमें आपको 4 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल आप देखेंगे मॉड्यूल 1 में 4, मॉड्यूल 2 में 4, मॉड्यूल 3 में 5 और मॉड्यूल 4 में 4 चैप्टर्स। ओवरऑल 17 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ मॉड्यूल 1। हम स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर्स है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। फर्स्ट चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक ऐसा टेबल बनाया है जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस इन NEP 1991। NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स रहेंगे, कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिस्कल करेक्शन, इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। लेफ्ट साइड का पार्ट समझ में आया आपको? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जिसके अंदर 3 पॉइंट है, कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिस्कल करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। ये हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, बट मैं अभी आपको सिर्फ ये डायग्राम्स बता रहा हूँ उसके। फिर इसका राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो पार्ट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में टोटल 4 पार्ट्स है। पहला है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, दिखा आपको, उसके अंदर 4 सब पॉइंट्स है। उसके अंदर क्या चेंजेस आए थे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में। सेकंड पार्ट है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कोई सब पार्ट्स नहीं है। थर्ड है ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म, उसके अंदर 4 सब पार्ट्स है। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। बट द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आप देख सकते हो, इसके अंदर 4 पार्ट है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, बी इज कैपिटल मार्केट रिफॉर्म एंड सी इज इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। 3 पार्ट्स है इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आई रिपीट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर 4 पार्ट्स रहेंगे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, सेकंड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट, थर्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म, एंड द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। मेक अ नोट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर अलग से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर 3 पार्ट्स है, बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल मार्केट एंड लास्ट वन इज इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू?
ओके डन। तो हम लोग ने ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस इन इकोनॉमिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, उसका पार्ट्स देखा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन। फर्स्ट पार्ट जैसा मैंने आपको बताया था वहाँ पर। अच्छा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 1991 के पहले इंडिया की हालत बहुत ख़राब थे। ठीक है, इंडिया के अंदर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी भी गिर चुका था। ठीक है, बेरोज़गारी भी बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुके थे इंडिया के अंदर। तब उससे उभरने के लिए, उससे आगे आने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन से ईयर में बनाया? 1991 में। उन्होंने एलपीजी लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला पार्ट है ए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन। ठीक है, अभी सबसे पहला पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल में लाना, ये सबसे पहला लक्ष्य था गवर्नमेंट का। तो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन करने के लिए पहला पॉइंट देखो उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी सच एज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज वेर अंडरटेकन टू ब्रिंग डाउन द हाई इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, मेक अ नोट, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को साथ में लिया गया है टू कंट्रोल द हाई इन्फ्लेशन रेट। नाउ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, मीन्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गेटिंग इट? गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है टैक्स से, ठीक है, और वही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है। ठीक है, अब रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा तो उसको हम बोलेंगे फिस्कल सरप्लस, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा तो हम उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट हुआ तो हमारे देश के लिए बहुत हालत ख़राब हो गए कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रेवेन्यू कम है। एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है मनी पॉलिसी। मनी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो आता है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मीन्स के गोल्ड रख कर बैंक जो लोन उठाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, बैंक गोल्ड रखता है, सिल्वर रखता है और उसका कुछ परसेंटेज का हिस्सा वो आरबीआई को देता है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कमर्शियल बैंक अपने कैश का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज, कैश का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखता है। वो परसेंटेज डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। बैंक रेट, बैंक रेट इज अ रेट वेयर कमर्शियल बैंक बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई, कमर्शियल बैंक लोन उठाता है आरबीआई से। ठीक है, तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है? आरबीआई, कि कितना किससे परसेंटेज लेना है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी सच एज फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी वेर अंडरटेकन टू ब्रिंग डाउन द हाई इन्फ्लेशन रेट, कम करना है हाई इन्फ्लेशन रेट को। ठीक है, देखो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सेकंड पॉइंट में आप लोग ध्यान देना, फिस्कल डेफिसिट वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 7.7% ऑफ जीडीपी टू 4.9% इन 1995-96। हाईलाइट भी मैंने किया हूँ। फिस्कल डेफिसिट मतलब मैंने अभी बताया था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रेवेन्यू कम। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और रेवेन्यू कम था तो देश में क्या हो रहा था? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो उसको कम किया, 7.7% से कितना किया? 4.9%, 1995-1996 में। ठीक है, चलो ये हो गया फिस्कल के बारे में। फिर आरबीआई कंटिन्यूड विथ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने कंटिन्यू किया टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, मीन्स कि अब वो मार्केट में मनी सप्लाई को रोकेगा क्योंकि इन्फ्लेशन रोकना है, बराबर ना। तो उसने क्या किया? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को रेज कर दिया 38% टू 38.5% इन 1990। ठीक है, सेकंड CRR, कैश रिजर्व रेशियो, उसको भी रेस किया
कितना परसेंट? 15% इन जुलाई 1989। ठीक है। बैंक रेट को भी रेस किया 12% इन अक्टूबर 1991। ठीक है। SLR, CRR एंड बैंक रेट, ये सबको RBI ने इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ करने से क्या होगा? कमर्शियल बैंक का फ्लो ऑफ मनी जो है पब्लिक के लिए वो रुक जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आता किससे है? पब्लिक से, राइट। जितना कमर्शियल बैंक लोन देता है पब्लिक को, पब्लिक उतना गुड्स का ज़्यादा डिमांड करता है, और उतना ज़्यादा डिमांड होने से गुड्स स्टॉक में कमी होती है। स्टॉक की कमी होने की वजह से स्टॉक के प्राइस जो है वो क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन आता है। तो उसको रोकने के लिए, कमर्शियल बैंक को रोकने के लिए RBI इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है। SLR को कितना रेस किया? 38% से 38.5%। CRR को कितना रेस किया? 15% इन जुलाई 1989। बैंक रेट को कितना रेस किया? 12% इन अक्टूबर 1991। देखो उन्होंने लास्ट लाइन में दिया है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन में कि thus the inflation rate was brought down to 8% in 1995-96 and further to 4.6% in 1996-97। इस तरह से इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल में लाया गया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है हमारा फिस्कल करेक्शन। फिस्कल करेक्शन। नाउ अभी मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताया था। फिस्कल पॉलिसी मींस गवर्नमेंट का पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, बराबर। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा तो डेफिनेटली वो फिस्कल डेफिसिट बोला जाएगा, और रेवेन्यू ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिस्कल सरप्लस। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है? द पॉलिसी रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द फिस्कल इम्बैलेंस। अब जो इम्बैलेंस है फिस्कल पॉलिसी में उसको करेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट थ्रू रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन इनकम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है, सेकेंड लाइन में ध्यान दो ज़रा। थ्रू रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। खर्चे को कम करना है और इनकम को गवर्नमेंट को बढ़ाना है, तभी फिस्कल करेक्शन होगा, राइट। नहीं तो फिस्कल डेफिसिट होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम होगा तो, बराबर ना। तो देखो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने सेकेंड पॉइंट पे बोला है द पॉलिसी हाईलाइटेड द नीड टू कंट्रोल इंक्रीजिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर में कंट्रोल लाना है, जैसे कि सब्सिडीज़ में कंट्रोल लाना है। ठीक है। जो गवर्नमेंट फार्मर्स को लोन देता है कम ब्याज पे, ठीक है, जो गवर्नमेंट अपने कामकाज में खर्चा करता है, ठीक है, वो सब खर्चे को थोड़ा कम करना है। डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करना है। ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का जो खर्चा होगा वो कम होगा, तो एक्सपेंडिचर कम होगा तो रेवेन्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट में बोला है कि इट ऑल्सो फोकस ऑन इंक्रीजिंग द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, रेवेन्यू आएगा तो बढ़ेगा। ठीक है। एंड इंक्रीज रेट वेर एवर नेसेसरी, जहाँ जहाँ अगर उनको लगता है रेट्स बढ़ाने हैं टैक्स के, वहाँ पर वो लोग फोकस करेंगे, इसको रेट को बढ़ाएंगे, जिससे इनकम बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर हो जाएगा कम। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आप देख सकते हो हम लोग ने 2 पॉइंट पढ़ा, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड फिस्कल करेक्शन। ठीक है। अब इसके अंदर तीसरा पॉइंट है एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तब हमारा ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिस्कल करेक्शन एंड थर्ड वन इज एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट से पैसा आता है और इंपोर्ट से पैसा जाता है, बराबर। अब देश में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो पैसा आएगा और इंपोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो पैसा जाएगा, बराबर। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन वेयर एक्सपोर्ट इज़ इक्वल टू इंपोर्ट। ठीक है। कि हम लोग जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट तो भी चलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सही रहेगा। ठीक है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा और एक्सपोर्ट कम रहेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है,
द पॉलिसी इनकॉर्पोरेटेड मेजर्स टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ऑफ द कंट्री को ठीक करना है। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट ने किया एनहांस एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखो, एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या होगा, रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को, ज़्यादा इनकम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है टू प्रमोट इंपोर्ट आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। ठीक है, वो इंपोर्ट करो जिससे एक्सपोर्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, इंपोर्ट आइटम्स दैट इज़ मशीनरी। मशीनरी जितना ज़्यादा मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, उतना एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस में कमी की गई ताकि इंपोर्टर ज़्यादा इंपोर्ट ना कर सके। एंड द लास्ट वन, नेक्स्ट क्या बोला है, इन जुलाई 1991 द रुपीज़ वॉज डीवैल्यूड। जैसे मान लो एग्जाम्पल, $1 आज 76 है। ठीक है, रुपीज़ डीवैल्यूड करना मतलब रुपीज़ की वैल्यू को और बढ़ा देना। जैसे कि $1 अगर मान लो 78 हो जाता है, ठीक है, तो वो डीवैल्यूड हो गया। इससे क्या होगा देखो आगे मैं बताता हूँ। द डीवैल्यूएशन में डोमेस्टिक गुड्स चीपर फॉर फॉरेन रेसिडेंट। ठीक है, अब फॉरेन रेसिडेंट के लिए डोमेस्टिक गुड्स सस्ता हो जाएगा, गेटिंग इट, एंड फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर हो जाएगा किसके लिए, डोमेस्टिक रेसिडेंट के लिए। बराबर, फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर हो जाएगा किसके लिए, डोमेस्टिक रेसिडेंट के लिए, मतलब हम लोग के लिए। समझ में आया? देखो, द डीवैल्यूएशन मेड डोमेस्टिक गुड्स चीपर फॉर फॉरेन रेसिडेंट एंड फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर फॉर डोमेस्टिक रेसिडेंट। ठीक है, जो डोमेस्टिक रेसिडेंट्स हैं उनके लिए फॉरेन गुड्स क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर, क्योंकि वैल्यू बढ़ गया ना। $1 का पहला 76 था, अब कितना हो गया, 78 हो गया। तो डोमेस्टिक रेसिडेंट को 78 के हिसाब से रेट देना पड़ेगा, तो मतलब वो फॉरेन गुड्स उसके लिए क्या हो गया, कॉस्टलियर हो गया। गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से हम लोग ने उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट था उसका कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया। सेकंड पार्ट था फिस्कल करेक्शन। ठीक है, जहाँ पर हम लोग ने देखा फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाया गया है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में। नेक्स्ट पॉइंट था एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। थर्ड पॉइंट, किस तरह से एक्सपोर्ट्स को एनहांस किया और इंपोर्ट्स को कंट्रोल में लाया गया। ये था हमारा लेफ्ट साइड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, कंट्रोल इन्फ्लेशन किया, फिस्कल करेक्शन किया, एंड द थर्ड वन इज इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन कंप्लीट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटेड। नाउ द सेकंड पार्ट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ठीक है, जिसका आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। हम लोग ये स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, जिसके अंदर 4 सब पॉइंट है। एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, second one is permitted foreign investment, third one is reduce the role of public sector, and fourth one is removal of MRTP limit। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पे आएंगे हम लोग पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट। पहला हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म वाले पॉइंट्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, अब रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आप देख सकते हो वहाँ पर दिया है, द गवर्नमेंट अनाउंस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन जुलाई 1991। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव क्या था देखो, सेकेंड पॉइंट में बोला, दिस पॉलिसी वेयर टू बिल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्टर्स। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, करेक्ट करना है वीकनेस ऑफ द सेक्टर, बोला उन्होंने, टू करेक्ट द वीकनेस ऑफ द सेक्टर्स। नेक्स्ट बोला है टू मेंटेन सस्टेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ताकि रोज़गारी भी मिलती रहे और प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे। उसके लिए क्या करें देखो, उन्होंने सबसे पहला बोला है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहला चेंजेस उन्होंने लाया है एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आप देख सकते हो ए पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बराबर, एबॉलिशंस का मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक है, अब वहाँ पर वो लोग ने एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अंदर फर्स्ट पार्ट दिया है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल इंडस्ट्री एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्री। स्टार्टिंग में
18 इंडस्ट्रीज़ को रख के बाकी सबस का इंडस्ट्रियल लाइसेंस एबॉलिश कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, मतलब सिर्फ 18 इंडस्ट्री को कंपलसरी लाइसेंस में रखा था। फिर उसके बाद उसको भी कम करके एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 5 इंडस्ट्रीज़ अंडर कंपलसरी लाइसेंस। ठीक है, उसमें से भी लाइसेंस कैंसिल कर करके अभी सिर्फ 5 इंडस्ट्री ऐसी है जिसको कंपलसरी लाइसेंस बोला है। ठीक है, वो कौन सी कंपनी है तो आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया है। अल्कोहल, सिगरेट्स, अल्कोहल बनाने वाली कंपनी, सिगरेट बनाने वाली कंपनी, हैज़ार्डस केमिकल बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, ठीक है, जो प्लेन वगैरह बनाते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो हथियार बॉम्ब वगैरह बनाने वाली कंपनी होगी। ठीक है, इनके लिए कंपलसरी लाइसेंस है। ठीक है, और बाकी को एबॉलिश कर दिया गया, कैंसिल कर दिया इंडस्ट्रियल लाइसेंस। क्यों ऐसा किया गवर्नमेंट ने? ताकि लाइसेंस के लिए इंडस्ट्री ओपन करने में टाइम वेस्ट ना हो। जिसको जहाँ लाइसेंस जिसको इंडस्ट्रियल ओपन करना है वो ओपन कर सकता है विदाउट परमिशन, गवर्नमेंट के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आप रूरल एरिया में जाकर इंडस्ट्रीज़ ओपन करते हो तो गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देगा, क्योंकि आप वहाँ पे गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, रोज़गारी दे रहे हो वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको। फिर आप देख सकते हो वहाँ पर बी पॉइंट दिया है परमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, परमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब अब फॉरेनर लोग को भी बोला गया है, अलाउ किया गया है कि टू इन्वेस्ट इन इंडिया, आप हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, दिस पॉलिसी परमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद अ व्यू टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। देखो जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस होगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन विच FDI वॉज अलाउड वॉज इंक्रीज। ठीक है, जो जो इंडस्ट्रीज़ में FDI को परमिशन मिला है, अलाउड किया गया है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको अलाउड किया टू इन्वेस्ट इन दैट इंडस्ट्री। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? फर्स्ट पॉइंट था एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सेकंड परमिशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को टू इन्वेस्ट इन इंडियन इंडस्ट्रीज, एंड द थर्ड वन आप देख सकते हो चेंजेस इन MRTP एक्ट। नाउ व्हाट इज MRTP एक्ट? MRTP का मतलब होता है मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसका मतलब था कि पहले अगर आपको इंडस्ट्री ओपन करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, आपको किसी के साथ मर्ज करना है तो यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, आपको आपके एसेट्स को बढ़ाना है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को एक्सपांड करना है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट नाउ इट इज़ टोटली चेंज। यहाँ पे बोला चेंज इन MRTP एक्ट, मतलब इसको कैंसिल कर दिया। मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, देखो फर्स्ट पॉइंट में बोला है अंडर दिस एक्ट कंपनी हैविंग एसेट्स ऑफ 100 करोड़ एंड अबाउ वेर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेना पड़ता था इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, बट गवर्नमेंट ने अब इस लिमिट को हटा दिया है। देखो बोला है लास्ट लाइन में, चेक आउट दिस पॉलिसी रिमूव्ड दिस थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, ये लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आया? तो पहला पार्ट था एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, मैंने बताया जहाँ पर 5 इंडस्ट्रीज़ ही अभी है जिसको कंपलसरी लाइसेंस दिया है। सेकंड, परमिशन दे दिया गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, क्लियर। थर्ड, MRTP एक्ट को भी हटा दिया गया है, क्लियर। एंड द फोर्थ वन, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब जो पब्लिक सेक्टर नहीं चल रहा है गवर्नमेंट उसको ज़बरदस्ती नहीं चलाएगा। ठीक है, या तो वो उसको डिसइन्वेस्ट कर देगा, बेच देगा, ठीक है, प्राइवेट के पास। और प्राइवेट सेक्टर को देने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा और उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करेगा। ठीक है, तो देखो वहाँ पे क्या दिया है, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देयर वॉज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर। जो पहले पब्लिक सेक्टर थी अब उसको बेच के वो लोग ने कम कर दिया। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट का था, ठीक है, वो भी बेच दिया रिलायंस को, फिर रिलायंस ने बेचा अडानी को,
ठीक है, तो नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर कम होते जा रहे हैं। एट प्रेजेंट देर आर ओनली 3 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। 3 इंडस्ट्री है जो रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए। अब वो कौन सी इंडस्ट्री है आप देखो, मैंने हाईलाइट किया है। एटॉमिक एनर्जी, ठीक। सेकेंड वन इज सब्सटेंसेस नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जीज के लिए सब्सटेंसेस लगते हैं, ठीक है, केमिकल्स वगैरह लगते हैं, वो इंडस्ट्री। एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, जो अभी भी रिजर्व है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर में। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म का। पहले मैंने बताया एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, permitted foreign investment, third one is reduce the role of public sector, and fourth one is removal of MRTP limit. सेकेंड पॉइंट दिया है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको बताया था पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किया गया है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर को ये प्राइवेटाइज कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने अपना शेयर जो है वो विड्रॉ कर दिया है, उसमें से बेच दिया है प्राइवेट को। देखो वहाँ पे सिंस 1991 देयर हैव बीन अ मेजर चेंजेस इन द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी इन इंडिया। 1991 से ही मेजर चेंजेस आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर इन इंडिया में। देखो वहाँ पर सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला है द पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म कंसिस्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला चेंजेस है डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ पर इन्वॉल्विंग सेल ऑफ अ पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट इक्विटी, ठीक है। जो गवर्नमेंट का शेयर था वो सब गवर्नमेंट ने बेच दिया। किसको बेचा? प्राइवेट सेक्टर को। देखो बोला है ना वहाँ पर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। सो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट किया था। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, जिसके अंदर हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, सेकेंड था परमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थर्ड था चेंजेस इन MRTP एक्ट, फिर उसके बाद फोर्थ था रिड्यूस रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और सेकंड पार्ट हम लोग ने कंप्लीट किया पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ये हमारा 2 पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। आप उसको डायग्राम में भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमारा थर्ड पार्ट होगा ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट, रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट पॉलिसी। इज इट क्लियर? तो हम लोग अभी थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग इसके, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम देना इंपोर्ट में। अब वन कंट्री टू अनदर कंट्री देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा। ठीक है, देखो वहाँ पे बोल दिया है import control were virtually abolished except for some consumer goods। ठीक है, लिबरलाइजेशन हो गया। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, कोई इंपोर्ट ड्यूटी कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कंज्यूमर गुड्स के ऊपर रहेगा, बाकी सब के लिए फ्रीडम दे दिया। तो इससे क्या होगा, आपस में दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड अच्छा होगा। ठीक है, सेकंड रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ मीन्स टैक्स स्ट्रक्चर, जो इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो भी रहेगा इसमें रिडक्शन, उसमें कमी की गई, ताकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स आसानी से फ्लो हो सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा हो सके। तो सेकंड में क्या बोला है, द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं फिशरीज़ वगैरह, टेक्सटाइल्स वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह, ऑल डैट वेर रिड्यूस फ्रॉम 300% to 150% in 1991-92 and it was further lowered to 20% then 10% in 2007-8। देखो कितनी कमी की गई है, ताकि दो कंट्री के बीच में आसानी से ट्रेड हो सके। ठीक है, जितना अच्छा ट्रेड होगा तो वहाँ ट्रेड होने से क्या होगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, काम चलता रहेगा तो रोज़गारी मिलेगी, रोज़गारी मिलेगी तो इनकम आएगा, इनकम आएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। गेटिंग इट? इसके लिए ये सब इतना गवर्नमेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो फर्स्ट लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट, सेकंड रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये तो करना ही है एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कंट्री में पैसा ज़्यादा लाता है। तो वेरियस इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनेंस करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करे, और एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, रेवेन्यू आता है कंट्री में, ठीक है। एंड डी, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ठीक है। अब हम जब इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमको एक्सचेंज रेट देखना पड़ता है, ठीक है। द एक्सचेंज रेट वॉज अलाउड टू बी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसा मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई रहेगा उसके हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चलेगा, ताकि इट वुड हेल्प टू ईज द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो हम लोग ने देखा ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म में फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट, सेकंड रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर, ठीक है, थर्ड वन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, एंड फोर्थ वन चेंज इन एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो हम लोग ने इस तरह से 3 पार्ट इसके कंप्लीट किए। इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो। देखो तीसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म। पहला मैंने अभी बताया लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट, रिडक्शन इन टैरिफ स्ट्रक्चर, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट पॉलिसी। अब देखो लास्ट पार्ट हमारा सिर्फ बचा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर आप डायग्राम में देख सकते हो देयर आर 3 पार्ट्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, एंड द थर्ड वन इज़ इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। बहुत इजी है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आपको अलग से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स में आ सकता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो मैंने इसको भी हाईलाइट किया हूँ और आप देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म क्या चेंजेस आया और इंश्योरेंस सेक्टर में क्या चेंजेस लाया गवर्नमेंट ने। तो हम लोग देखेंगे इसको भी आंसर में। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म सबसे पहला है, उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, रिफॉर्म मीन चेंजेस। फर्स्ट है लोअरिंग ऑफ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को कम किया गया है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो हैज़ बीन रिड्यूस ग्रेजुअली मीन्स स्लोली उन्होंने कम किया। एज ऑन अप्रैल 2018 इट इज़ 19.5%। मेक अ नोट, 19.5% है SLR रेशियो, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मैंने बताया था स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के बारे में, ठीक है। जितना कमर्शियल बैंक के पास गोल्ड और सिल्वर होता है उसके हिसाब से पैसा उनको रखना पड़ता है RBI के पास, ठीक है। तो उसको RBI ने स्लोली कम किया, ठीक है, कमर्शियल बैंक से। सेकंड, लोअरिंग ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मैंने कैश रिजर्व रेशियो के बारे में भी बताया था कि जितना गवर्नमेंट के पास कैश डिपॉजिट होता है, कमर्शियल बैंक के पास कैश डिपॉजिट होता है, उसका कुछ परसेंटेज वो RBI के पास रखता है, ठीक है। तो उसको भी देखो लोग ने रिड्यूस किया। CRR वॉज रिड्यूस ग्रेजुअली फ्रॉम 15% इन 1991 था, और कितना किया उसको 4.5% किया इन जून 2003, ठीक। इज इट क्लियर। 15% से उसको गिरा के कितना किया नीचे 4.5%, ठीक है। तो ये था सेकंड चेंजेस CRR में। अब थर्ड चेंजेस आप देख सकते हो, डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। डी रेगुलेशन, पहले देखो रेगुलेशंस का मतलब होता है रूल्स लगाना, डी रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल हटाना, रेगुलेशन हटाना। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैव नाउ द फ्रीडम, उनको फ्रीडम दे दिया गया टू सेट देयर ओन इंटरेस्ट रेट। आप खुद अपना इंटरेस्ट रेट सेट करो, ठीक है। किसको बोला ऐसा? कमर्शियल बैंक को बोला है, ठीक है, ताकि हर कमर्शियल बैंक के अंदर कंपटीशन। वो कमर्शियल बैंक बोलेगा मैं इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दूंगा लोन, वो बोलेगा मैं इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दूंगा, राइट। इससे पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा। तो दिस ब्रिंग हेल्दी कंपटीशन अमंग द बैंक्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट SLR को कम किया, सेकंड CRR को कम किया, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया। फोर्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे RBI ने वो सेट किया। देखो वहाँ पे बोला RBI ने इंट्रोड्यूस किया प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन अ फेज मैनर। फेज मीन स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने कहा हर बैंक के पास होना चाहिए इनकम रिकग्निशन, कितना इनकम है, कितने एसेट्स है, वो क्लासिफिकेशन होना चाहिए बराबर। प्रोविजनिंग ऑफ बैड डेट्स कितने हैं वो बराबर होना चाहिए, RBI को पता होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए बैंक के पास। इनकम रिकग्निशन, एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग ऑफ बैड डेट्स। जिससे क्या होगा, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है।
बैंक का जो सिस्टम होगा वो एकदम ट्रांसपेरेंसी क्लियर होगा, ठीक है, आरबीआई के लिए भी। इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हम लोग ने फाइनेंशियल सेक्टर का पहला पार्ट क्या देखा, बैंकिंग सेक्टर, जिसके अंदर फर्स्ट था लोअरिंग ऑफ एसएलआर, सेकंड लोअरिंग ऑफ सीआरआर, थर्ड डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, फोर्थ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। फिर आते हैं हम लोग इसके फाइनेंशियल सेक्टर के बी पार्ट पे। फाइनेंशियल सेक्टर का बी पार्ट था कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, ठीक है। देखो वहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, उसके बाद एक और पॉइंट दिया है वहाँ पर एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये भी एक चेंजेस है बैंक के अंदर के, पहले सिर्फ गवर्नमेंट के बैंक्स होते थे, ठीक है, अब न्यू प्राइवेट बैंक्स को भी एंट्री दे दिया गया। जैसे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सब पहले बैंक्स नहीं होते थे। फॉरेन बैंक्स को भी अलाउड किया, एचएसबीसी बैंक जो हांगकांग का बैंक है, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो इंग्लैंड का बैंक, मतलब नए 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 बैंकों को भी अलाउड किया गया है, ठीक है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट के बैंक होते थे, अब न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी अलाउड किया गया ताकि हेल्दी कंपटीशन हो सके। तो गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, दिस हैज़ प्रोवाइड कंपटीशन टू द पब्लिक सेक्टर बैंक। सो इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर का सेकंड पॉइंट है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट दिया है सेबी, स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें बीएसई और एनएसई दो होता है, बीएसई और एनएसई दो होता है, ठीक है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप सिर्फ कंट्री के अंदर के ही डोमेस्टिक जितने भी इंडस्ट्री उसमें ट्रेड कर सकते हो। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर आप पूरे कंट्री के अंदर फॉरेन कंट्री के गुड्स इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो कंपनी से, ठीक है। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी वॉज सेटअप किया गया 1988 एंड इट वॉज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको गवर्नमेंट कब मान्यता दी, कंट्रोल में कब लाया, इन जनवरी 1992, ठीक है। अब ये क्यों बनाया गया सेबी, तो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर इंटरेस्ट, ताकि इन्वेस्टर को भरोसा हो सके, वो बराबर से प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करे। बराबर देखो हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें भरोसा होगा कंपनी पे, तो ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, बराबर ना। और गवर्नमेंट रहेगा तो हम लोग बेफिक्र होके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो फर्स्ट पार्ट था हमारा सेबी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म, ठीक है। प्राइमरी मार्केट देखो यहाँ पर दिया है कंपनी रेजिंग कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशंस, ठीक है। कंपनीज रेजिंग कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट are required to disclose all the information and companies are allowed to determine the par value of shares issued by them। देखो par value किसको बोलते हैं, जो शेयर्स की कीमत होगी वही शेयर्स की कीमत को 10 रुपीज़ ईच शेयर्स होगा, तो 10 रुपीज़ को हम लोग पार वैल्यू बोलेंगे। इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो प्राइमरी मार्केट्स, कंपनी रेजिंग कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट, अगर वो प्राइमरी मार्केट में अपना पैसा आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन, तो कंपनीज को अपना पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, गेटिंग इट। एंड कंपनीज को अलाउड किया गया है टू इशू शेयर्स एट पार वैल्यू। क्लियर? पार वैल्यू इक्वल वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग आप देख सकते हो, अभी आपको सबसे पहला ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करने से आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइम एंड कॉस्ट, मनी दोनों बचता है, ठीक है। सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस ऑनलाइन ट्रेडिंग, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है। आप घर बैठे बैठे भी ट्रेड कर सकते हो नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। दिस हैज़ लीड टू रिडक्शन इन टाइम एंड कॉस्ट, इससे आपका समय भी बचेगा और कॉस्ट भी, ठीक है। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेडिंग इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है। जिस शेयर्स में आपको पैसा लगाना है वहाँ से आप घर बैठे बैठे भी
पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्लियर? वो बैंक आपको फैसिलिटी देती है डीमैट अकाउंट की। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बाय FII। FII का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अलाउड कर दिया गया है कि वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। तो आप देख सकते हो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म के अंदर पहला था सेबी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सेकंड बताया है प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म, उसमें क्या चेंजेस लाया। ठीक है, थर्ड है ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गया, और फोर्थ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अलाउड किया टू इन्वेस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। इज इट क्लियर? तो ये हम लोग ने कंप्लीट किया फाइनेंशियल सेक्टर का फर्स्ट पार्ट, बैंकिंग सेक्टर, सेकंड पार्ट कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, एंड द थर्ड वन, लास्ट वन इज इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म। इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का इंश्योरेंस सेक्टर होता था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउड किया गया। ठीक है, पहले गवर्नमेंट का सिर्फ LIC होता था, अब उसके बाद आप देख सकते हो कितने सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आ गए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस, HDFC, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंश्योरेंस आ गए। ठीक है ना? तो क्यों किया? बिकॉज टू इंक्रीज़ कंपटीशन, ताकि कंपटीशन अच्छा चले, पब्लिक को फैसिलिटीज़ मिले। ठीक है, और गवर्नमेंट का मोनोपोली ख़त्म हो जाएगा इसमें। तो इंश्योरेंस सेक्टर वाज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट अंटिल रिसेंटली तक इसके मोनोपोली था। फिर उसके अंदर रिफॉर्म लाया, सेकंड पॉइंट में बोला रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर कमेंस विद द पासिंग ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA एक्ट ऑफ 1999 के हिसाब से इसको पास किया गया इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर। The IRDA Act ended the monopoly of the government in the insurance sector। अभी क्या बोला? IRDA Act के हिसाब से monopoly of the government ख़त्म हो गया, एंड एनकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर, और प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट आया इंश्योरेंस सेक्टर में। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि लोगों को रोज़गारी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। गेटिंग इट? अब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा इंश्योरेंस सेक्टर में, इसमें बेनिफिट गवर्नमेंट को भी जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गारी मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये इस तरह से हम लोग ने कंप्लीट किया इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस इन NEP 1991। एक बार फिर से मैं बता दूं हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड में आप देखो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन, कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिस्कल करेक्शन, इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट साइड में देखो हम लोग ने कंप्लीट किया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का फर्स्ट पार्ट, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स थे। सेकेंड पॉइंट था पब्लिक सेक्टर एंड डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट था ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म, जिसके अंदर 4 पॉइंट है। एंड फोर्थ वन था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसके अंदर अभी मैंने बताया आपको 3 पॉइंट। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट में क्या चेंजेस आया, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, एंड थर्ड वन इज़ इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। इज़ इट क्लियर ऑल ऑफ यू?